एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो क्या फ़र्क आ सकता है। इसके अलावा मैंने बहुत ऑब्जेक्ट्स के आप लोगों को मेथड बताया, तरीका बताया। देन मैं आप लोगों को रिएक्ट पे लेके गया और रिएक्ट का मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया कि रिएक्ट क्या है, क्यों इस्तेमाल होती है। रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ये रिएक्ट यूनिडायरेक्शनल है, मतलब यानी कि एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। ठीक है, आप सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, मतलब यानी कि एक जगह डेटा चेंज करते हैं, जहाँ जहाँ आप उसको कॉल करते हो सब जगह उसका इफेक्ट आता है। और रिएक्ट जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसका मतलब ये होता है कि वो इट्स क्रिएटिंग अ व्यूज़, मतलब एक ही index.html की फाइल होती है, उसी के अंदर आप बार बार वो व्यूज़ चेंज कर रही होती है। इसके अलावा मैंने बताया कंपोजिशनल है, आपको ये भी बताया था। कंपोजिशनल का मतलब ये होती है कि कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस, ये एक चीज़ है कि एक क्लास दूसरी क्लास से जब एक्सटेंड होती है तो हम क्या करते हैं, वो इनहेरिट कर रहे होते हैं, एक्सटेंड कर रहे होते हैं, मतलब एक क्लास की दूसरी क्लास से फंक्शनलिटी हम ले रहे होते हैं। तो हम रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं करते, हम रिएक्ट के अंदर कंपोजिशन का मतलब ये नहीं कि आप यूआई बनाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो कंपोनेंट्स हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपोनेंट्स बेसिकली एक दफ़ा बनाए बार बार यूज़ करें। और फिर मैंने आप लोगों को एडवांस जावास्क्रिप्ट कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, डिस्ट्रक्शन पढ़ाई थी, लेट पढ़ाया था, कॉन्स पढ़ाया था, वेरिएबल के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें। और आज भी मैं आप लोगों को थोड़े से एडवांस आदाब सब क्लास पर, ठीक है। तो आज भी मैं आप लोगों को कुछ एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम आज प्रॉपर रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं पहले से? रिएक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। आप लोगों को बहुत जल्द पोर्टल पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन रिएक्ट की रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो रिएक्ट की बुक को देख चुके हैं? जेएस तो आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे, मोहम्मद बिन सलमान। वॉइस मेरी अच्छी खासी ज़्यादा बढ़ी हुई है, मैं इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो मैं खासी आवाज़ फिर मेरी फटना शुरू हो जाएगी। तो आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में नूर मोहम्मद के अलावा? अब बताएं, आवाज़ क्लियर है मेरी? क्लियर तो पहले भी थी लेकिन आवाज़ कम थी। और अगर आपको बैकग्राउंड से अगर बर्ड्स की आवाज़ आ रही है तो भाई उसे आप लोग इग्नोर कर दिएगा, क्योंकि मैं उन्हें चुप नहीं करवा सकता। वो मेरे घर में पले हुए तोते हैं बहुत सारे, और ये मैंने खुद पाले हैं छोटे छोटे से। तो ये जब जब मेरी आवाज़ इनको थोड़ी सी महसूस होती है खुद ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है?
ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जीशान। चलें जी, क्लास को शुरू करते हैं। और ये क्या एडवांटेज बता सर, ये क्या एडवांटेजेस मैंने आपको बताया ना अभी। सिंगल पेज एप्लीकेशन है, फास्ट टू लोड है, और राइट वंस यूज मेनी टाइम्स, कंपोनेंट्स बनते हैं उसके अंदर। मेरी क्यों चाहिए भैया आपको? जब सर दानियाल की हैं तो आप उनकी यूज़ कर लें। जी, बिनते सैयद रिएक्ट की वो आ जाएगी थोड़े अरसे में, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर आप जावास्क्रिप्ट कौन आप में यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ऐप में यूज़ कर रहे हैं? अच्छा भाई, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं नोड.जेएस पे भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं रिएक्ट पे भी इस्तेमाल करता हूँ जावास्क्रिप्ट। अगर डाउनलोड नहीं हो रही बुक तो भाई तो ऑनलाइन पढ़ लें, क्या हो जाएगा आप लोगों का। नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास लिनक्स हो, आप मैक पे भी काम कर सकते हैं, और आप चाहें तो विंडोज़ पे काम कर सकते हैं, आप चाहें तो लिनक्स पे काम कर सकते हैं। इंटरनेट का इशू है बहुत, बुक डाउनलोड नहीं हो रही। चलें फिर मैं इसका एक कोई सोल्यूशन देखूंगा कि डाउनलोड हो जाए किसी तरह, तो फिर आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। फिलहाल मैंने इसको देखा नहीं है। या डेफिनेटली यू कैन यूज रिएक्ट इन VS कोड इन एनी प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंट। लोअर हैंड मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? हम लोग सिर्फ कोर्स को पढ़ेंगे अभी। MKTIR अब मुझे क्लास पढ़ाने दें, अब क्लास से रेलेवेंट क्वेश्चंस करें प्लीज। MKTIR और क्या डायरेक्टरी बनानी है, CMC रिएक्टिव टंग बनाएंगे, CMC क्लास। छः या 7 तारीख है, क्या हो गया मुझे? है कोई बात नहीं। मेरी आवाज इसलिए ब्रेक हो रही है क्योंकि आपकी तरफ इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू होगा, इस वजह से। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज रिकन्फर्म। देखें तो अतिया, आपकी तरफ को इंटरनेट का शायद इशू होगा जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। चलें जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें देखनी है। index.html, ठीक है? ये हमारी index.html है, और ये हमारा फाइल है HTML की। क्योंकि हम थोड़े से एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स कवर करेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम पहले इस्तेमाल करें एडवांस जावास्क्रिप्ट के लिए। सिर्फ ये एडवांस जावास्क्रिप्ट। क्या मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है? किसी किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है स्क्रीन पे? चलिए भाई, ऑल गुड। तो अब मुझे SRC, ठीक है, स्क्रिप्ट कॉलन SRC। मोहम्मद सलमान, आप हाथ क्यों रेस कर रहे हैं? आप जिनके पास भी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो थोड़े से अपने या तो मोबाइल के या सिस्टम के वॉल्यूम इंक्रीज करें। क्योंकि मैं इस वक्त मैं आपको वॉल्यूम दिखा रहा हूँ कितने वॉल्यूम पे हूँ। मैं फुल हाई वॉल्यूम के करीब हूँ बिल्कुल।
ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं, हम स्क्रिप्ट क्या ऐड करें इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने टेम्पलेट लिटरल पढ़ लिया, ठीक है, आप लोगों ने कॉन्सोलेट पढ़ लिया। आज आपको पढ़ाते हैं होस्टिंग, थोड़ा सा होस्टिंग क्या है। ठीक है, अब होस्टिंग क्या है आप लोगों को पढ़ाते हैं भाई, होस्टिंग क्या है। एक मिनट, अभी तभी पढ़ाता हूँ। एक मिनट बस पढ़ा रहा हूँ मैं, टॉपिक निकाल लूँगा से। अच्छा जी, तो होस्टिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप जो भी वेरिएबल या कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जो होता है वो जाके सेव हो जाता है। ठीक है, और वो आपके पास जो है वो एक्सेसिबल होता है। लेकिन वेरिएबल होस्टिंग और फंक्शन होस्टिंग में एक छोटा सा फर्क है, और वो फर्क ये है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा वार माय नेम, ठीक है, और माय नेम मैंने ये क्या किया, ये डिक्लेयर किया या इनिशियलाइज किया है। ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन है, ये इनिशियलाइजेशन नहीं है। इनिशियलाइजेशन ये होगी कि मैंने इसका मैं कर दूं। ठीक है, तो ये मेरी डिक्लेरेशन भी है और इनिशियलाइजेशन भी है। ठीक है, ये मैंने नाम उसामा दे दिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कौन सा लॉग माय नेम करूं तो आप क्या समझते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आएगी। कॉपी करते हैं पाथ को और एक ब्लैंक ले लेते हैं हम, फ्रॉम फाइल, कंट्रोल वी, एंटर, और हमें चाहिए डेवलपर टूल। हम डेवलपर टूल पे देखेंगे तो मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इस वक्त माय नेम रहता हूँ तो मैंने डिक्लेयर किया, मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग माय नेम, तो माय नेम मेरे पास इस वक्त भी जो है अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है लेकिन वेरिएबल में मैंने वैल्यू पास नहीं किया, अभी कोई मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, इस वजह से वो मुझे बता रहा है अनडिफाइंड है। मतलब ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो गया लेकिन ये डिफाइंड बिकॉज इट वाज कॉल्ड बिफोर डिक्लेरेशन। हाँ, मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ। बिल्कुल मोहम्मद बिन सलमान आपने सही कहा है, तो बिल्कुल सेम यही केस यहाँ पे हो रहा है कि वो केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जगह पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया, लेकिन हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले कॉल कर रहे हैं, तो इट मींस कि वेरिएबल जो है वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाके वो डिक्लेयर हो चुका है लेकिन इस लाइन तक उसको वैल्यू नहीं मिली है, तो इस वजह से आपको वेरिएबल अनडिफाइंड दिख रहा है। और अगर आपके पास वेरिएबल हो ही ना तो इसका मकसद ये होता है कि अब आपके पास एरर डिफरेंट आएगा, देखिएगा। ठीक है, अनकॉल्ड रेफरेंस एरर, इसका मतलब है माय नेम इज नॉट डिफाइंड। तो इज नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड में ये फर्क है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज यहाँ पे आपका डेटा आएगा। मैं फंक्शन में एरे में टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, दैट्स इट। ठीक है,
अब आ जाए टॉपिक के ऊपर। हमारा टाइपस्क्रिप्ट हमारा टॉपिक नहीं है। तो उसके बाद console.log में जब मैं इस लाइन पे पहुंचा, लाइन नंबर 10 पे, तो वेरिएबल होस्टिंग हो चुकी है ऊपर, ठीक है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हो चुकी है, और जिसकी वजह से वो यहाँ पे इसको अनडिफाइंड शो कर रहा है। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं इस लाइन से इसको नीचे लिख दूंगा, हाँ सॉरी, अगर मैं इस लाइन से इसको नीचे लिख दूंगा तो ये मेरे पास अब ओसामा शो करा देगा, ठीक है। तो ये तो हो गई वेरिएबल होस्टिंग। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, सिर्फ अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, ठीक है, मैं इसको करूं माय नेम, ठीक है, माय नेम इक्वल्स टू ओसामा, ठीक है, और अगर मैं इसको फिर से माय नेम ओसामा console.log माय नेम, अब क्या आउटपुट आएगी मेरे पास? ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब यानी कि समझ होस्टिंग, होस्टिंग मतलब ये होता है जब आपकी फाइल लोड होती है ना, तो ये समझ जितने भी वेरिएबल्स हैं ऊपर ऊपर से बता दिए कि पहले से डिक्लेयर हो चुके होते हैं। मतलब आप सेम लाइन पे आने के बाद जो है ना, वो ऐसा नहीं होगा कि जब तक इस लाइन पे आएगा तब तक आपको डेटा मिलेगा, नहीं, वो डिक्लेयर ऊपर हो चुके होते हैं ऑलरेडी, बाहर से सवाल जो आप कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आपके पास होस्टिंग हो जाती है। अच्छा इधर देखें आप, ठीक है, माय नेम इज नॉट डिफाइंड, तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस तरीके से नहीं होगा, आपको वार लगाना जरूरी है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे वार माय नेम कर दूं, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, कोई बता सकता है? क्या लिख रहे हैं, क्या है? मेरा नाम क्यों लिख रहे हैं आप लोग बार बार? किसी ने पूछा है कि टीचर कौन है? अच्छा, मेरा नाम क्यों लिख रहे थे बार बार? मैं तो क्लास की तरफ फोकस था मेरा। अच्छा, ओ सॉरी भाई, आई एम सॉरी। अनडिफाइंड क्यों हुआ ऐसा? देखें, ये मैंने माय नेम लिखा है, यहाँ पे दोबारा वार माय नेम कर दिया। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, रिफ्रेश करें, अनकोड एरर, तो आप वार के साथ जो कीवर्ड लगा के इस्तेमाल करें ना, वो टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है, ठीक है। मतलब ये समझ लें कि इस कोड से पहले हमें एक्सेसिबल है, मतलब इस लाइन से पहले हमें एक्सेसिबल है ये वेरिएबल, अगर हमने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन वो अनडिफाइंड होगा क्योंकि वैल्यू जो है वो इस लाइन पे आके इनिशियलाइज हो रही है। क्लियर है? तो नहीं हो हमारे पास, ये हमारे पास होस्टिंग है, ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं फंक्शन होस्टिंग की, ठीक है। फंक्शन फंक्शन ठीक है, से हेलो, ठीक है, ये एक फंक्शन है जो हेलो करेगा, console.log, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहां तक? फंक्शन की होस्टिंग, होस्टिंग नहीं होस्टिंग भाई, होस्टिंग, होस्टिंग, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं फंक्शन की होस्टिंग, और फंक्शन की होस्टिंग हम कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। अभी मैंने फंक्शन कॉल किया है से हेलो, ठीक है, और ये मैंने अभी लिखा है, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन मैंने पूरा डिक्लेयर किया है यहाँ पे बॉडी के साथ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके से हेलो करता हूँ, नीचे मैंने इसके हेलो किया तो मेरे पास आउटपुट में लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं फंक्शन से ऊपर इसको अगर कॉल कर लूं तो ये तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में जो होता है होस्टिंग में थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये होती है कि अगर आप फंक्शन नीचे डिक्लेयर करें और उसके ऊपर आप इसको कॉल कर लें तो ये चल जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी होस्टिंग के अंदर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 5 तक कि आप नीचे लिखे और ऊपर जाके आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, एनोनिमस फंक्शन कर दें हम इसको, हम फंक्शन को एनोनिमस कर देते हैं वार, ठीक है, वार से हेलो, ठीक है, फंक्शन का एफ गायब हो गया है, हम लगा देते हैं, और अब मैं करता हूं उसको कॉल से हेलो। होस्टिंग की वजह से
कि जब आपका डॉक्यूमेंट लोड हुआ तो फंक्शन ऊपर जाके ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, इस वजह से। मतलब समझिए फंक्शन पहले डिक्लेयर हो चुका है। से हेलो आप मैं लिखता हूँ यहाँ पे, से हेलो, क्या मेरे पास आउटपुट आएगा, ठीक है, अनगुड, से हेलो इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो एक तो सोल्यूशन ये था कि आप var के अंदर जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से लिख दें, तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि इक्वल्स टू के तरफ आप कोई भी चीज लिख रहे हैं वो एक्सप्रेशन है आपके पास। अब आपने इसको एनोनिमस कर दिया है, तो ये से हेलो इस तरीके से आपके पास आएगा, ठीक है। आपने ये वाला मसला जो है वो हल कर लिया है। अगर फंक्शन कह के कॉल कर लें तो क्या मतलब, अगर फंक्शन कह के कॉल करें, नहीं समझा मैं फाखर आपकी बात। तो फंक्शन से तो कंसोल लॉग में कॉल करने से चलेगा, ये कंसोल लॉग में डालने का मकसद नहीं बनता ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंसोल लॉग लिखा हुआ है, ये रहा। हम कंसोल लॉग में तब डालते जब यहाँ से कुछ रिटर्न हो रहा होता, ताकि कंसोल लॉग में रहता। हाँ, फंक्शन से पहले इक्वल टू का साइन क्यों यूज किया। ये देखें, अब जो मैंने फंक्शन लिखा है ये एनोनिमस फंक्शन है, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ठीक है। मैं चाहूं तो यहाँ पे नाम भी लिख सकता हूँ, नाम के साथ ये फंक्शन असाइन कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को अब इस वेरिएबल में मैंने असाइन कर दिया है। अब होगा ये कि तो जब आप किसी अनडिफाइंड को अनडिफाइंड से कॉल करेंगे, आप क्या करते हैं कि वेरिएबल के अंदर फंक्शन को रख देते हैं होस्टिंग से बचने के लिए। बट हमारे पास ES6 में इससे भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जिससे हम ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरिएबल होस्टिंग और फंक्शन होस्टिंग आ चुकी है इस वक्त, ठीक है। और मैं कहाँ चली गया हूँ भाई, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा दिया। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि होस्टिंग एक जावास्क्रिप्ट में एक मसला था। उसके बाद जब ES6 आई तो उसने सारी चीजों को इंप्रूव करना शुरू किया ऐसा ऐसा। अच्छा, एक फन फैक्ट आपको दिखाते हैं छोटा सा, फंक्शन माय नेम, ठीक है। और ठीक है, माय नेम मैंने उसको कॉल किया, ठीक है, और ये कंसोल में मेरा नाम आ जाएगा, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं माय नेम डॉट नेम करूं तो मेरे पास मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, उनको नहीं पता, माय नेम डॉट नेम कर दो, ये व्हाट इज हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ, ये तो फंक्शन है, ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है डॉट लेके कॉल कर दे। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स। ये बहुत डीप के टॉपिक्स हैं, तो मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन आप लोगों के लेवल पे नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल क्लियर कट पढ़ाया जा रहा है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं? जी, किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। फर्स्ट क्लास फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं वेरिएबल की तरह ट्रीट की जा सकते हैं। आप उसको किसी वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं, आप उसको किसी कॉलबैक में पास कर सकते हैं, आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे आप एक फंक्शन से कोई दूसरा वेरिएबल रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन रिटर्न करवा सकते हैं, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट क्लास फंक्शंस कहलाते हैं। और अगर किसी को नहीं पता फर्स्ट क्लास फंक्शंस तो लिख लें कहीं पे, और ये आपके बहुत काम आएगा आगे। हो सकता है आपसे कोई इंटरव्यूअर के भी पूछ ले, बताएं फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं, बताएं हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, लिख लें दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ, हायर ऑर्डर फंक्शन और फर्स्ट क्लास फंक्शन, आपको बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा जी, अब आपका टॉपिक है अगला, फंक्शन होस्टिंग हो गई, वेरिएबल होस्टिंग हो गई आपकी, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़े से शॉर्ट सर्किट की तरफ, और उससे पहले लेकिन हम चलेंगे ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो
अभी चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब हमारे ऑब्जेक्ट लिटरली शॉर्ट हैंड, मतलब ऑब्जेक्ट्स के अंदर शॉर्ट हैंड भी इस्तेमाल होता है, ये 6 में अवेलेबल है। कैसे होता है मैं बताया। तो अब हम लेट एंड कॉन्स्ट पे आएंगे, ठीक है। अब हम जैसे मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ नेम, ठीक है, ओसामा, ठीक है, कॉन्स्ट एज, ठीक है 55, 455 नहीं भाई 55, ठीक है, कॉन्स्ट प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन है डेवलपर, ठीक है। ऑल गुड, ऑल सेट, याद है, क्लियर है आप लोग, समझ में आ रहा है। कॉन्स्ट माय ओबीजे, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, नेम, ठीक है, एज और प्रोफेशन। इज इट राइट और नॉट, क्या ये ठीक है या नहीं है, मुझे कोई बता सकता है। console.log माय ओबीजे, आप में से कोई मुझे गाइड कर सकता है जो मैंने लिखा है सही है या गलत है। आई थिंक ये गलत है, मेरी नजर में तो गलत है। आप लोग ठीक कैसे कैसे रह सकते हैं। की बुक नहीं है, ये टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ, अब लिख लेंगे बस ये, ठीक है। अभी देख लेंगे, आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया मैंने कंसोल लॉक करके डॉट नहीं लगाया, ठीक है। तो अब देखते हैं, वाह भाई वाह, ये कैसे हुआ। मैं तो सिर्फ नाम लिखा है, मैंने सिर्फ की का नाम लिखा है, वैल्यू नहीं लिखी, वो वैल्यू खुद ब खुद आ गई। तो ये कहलाती है ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड लिटरल। इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ की जो है, अगर इसमें वैल्यू इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आप इसकी की लिख देंगे, इसका नाम जो है इसकी की बन जाएगी, उसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैंने ये किया, नेम की बन गई और इसकी जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू बन गई, ये प्रॉपर्टी पूरी है, ठीक है। की वैल्यू पेयर पे शॉर्ट एंड लिटरल है, ये आपको जगह जगह जावास्क्रिप्ट में, एडवांस जावास्क्रिप्ट जो बड़े डेवलपर्स आपको देखते हुए लिखते हुए दिखेंगे आपको इस पे। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल भी। तो ये आप लोग कर सकते हैं आराम से, ये शॉर्ट एंड लिटरल है, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। तो आपका टाइम इससे आसान होता है, काम भी आसान होता है। that is such confusing, that is not a confusing, it becomes your second nature if you practice a lot, ठीक है। शुरू शुरू में आपको बहुत परेशानी होगी, हो सकता है कि आपको एचटीएमएल में भी परेशानी हुई हो, ठीक है। शॉर्ट हैंड लिटरल आप नहीं चाहते कि आप बार बार ऐसे पहले यूं करें नेम, ठीक है, नेम करें फिर उसके अगेंस्ट में नेम लिखें आप। तो शॉर्ट एंड लिटरल जल्दी जल्दी, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनेज कर देगी। इट इज सेम एज नेम इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है, ये इसके बराबर है, मतलब ये नेम की बनाएगा और इसके नेम में जो भी वैल्यू होगी, मेरे पास वैल्यू क्या ओसामा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, ऑल गुड, ऑल क्लियर। भाई क्लियर हो गया। ये ऑब्जेक्ट शॉर्ट एंड लिटरल है, आप चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे तो ऐसे लिख लें, इट्स ऑल अप टू यू, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आपने करना क्या है, ठीक है। और चले जी मुझे बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, आज आप लोग कंफ्यूज हैं। अब आते हैं जरा लेट कॉन्स्ट और वार के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ फंक्शन, ठीक है, और माई वैल्यू, ऐसे हम फंक्शन का एक नाम देते हैं माई वैल्यू के नाम से, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर पास कर दूं, कहते हैं console.log, ठीक है, दिस इज माई वैल्यू, और वैल्यू मेरे पास क्या है ये, ठीक है। अब मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ सबसे पहले वार कीवर्ड से बनाते हैं, वैल्यू देते हैं हम 10, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के बाद ही क्लियर होगा। उसके अलावा अगर कोई क्लियर करना चाहता है तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, इट इज नॉट पॉसिबल। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने अभी पढ़ा हो वो आप एक हफ्ते बाद भूल चुके हो, लेकिन जब आप कोडिंग करेंगे तो कोडिंग करते करते आपको कुछ चीजें याद आ जाती हैं। बेसिकली प्रोग्रामर्स जो हैं कभी भी किसी भी कोड को याद नहीं रखते, वो सिर्फ तरीकेकार को याद रखते हैं कि कैसे होता है काम वो काम करते चले जाते हैं। मैं इस मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं इस ऐसे एक्सपीरियंस पे भी मैं गूगल करता हूँ, ठीक है। मैं एक ऐसे डेवलपर से मिल चुका हूँ जो यूएसए के हैं, और उन्होंने एक सर्वर लिखा था जो रोजाना की 10 बिलियन रिक्वेस्ट हैंडल करता था, मतलब 10 अरब रिक्वेस्ट उस सर्वर पे आती थी रोज। एड सर्वर था वो एक,
और उस डेवलपर का कहना यह है कि मुझे CSS लिखने के लिए ना अभी भी गूगल करना पड़ता है। ठीक है, तो माय वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हैं हम। अच्छा, मैं टेम्पलेट डिटेल इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि हम आसानी से लिख सकें यहाँ पे। ठीक है, और वैल्यू के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सर आप ये जो टॉपिक टीच कर रहे हैं उनको प्लीज चैट में लिख दें। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक एक करके, तो आप लोग लिख लें। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि वार लेट और ठीक है, ऐसा मैं टॉपिक पढ़ा हूँ वार लेट एंड कॉन्स्ट। आप लोग जब मैं बताया करूँ आप में से कोई भी स्टूडेंट लिख दिया करें। ठीक है, मेरे क्योंकि पूरा फोकस क्लास पे होता है। अब्दुल्ला के थोड़ा सा लाइट का इशू है, वो अभी आने वाले होंगे बस थोड़ी देर में। तो console.log के अंदर आपने दिस इज माय वैल्यू किया, आप इसको बुला लें माय वैल्यू, और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज माय वैल्यू 10। अगर मैं यहाँ पे दोबारा फॉर माय वैल्यू करूँ और इसको मैं कर दूँ 20, तो अब मुझे पता है मेरे पास आउटपुट क्या आएगी। चलें जी, देखते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं अब और कमेंट आउट कर देते हैं, एक तो ये मेरे पास कंसोल लॉग इसका चलेगा, और मैं console.log में console.log में अगर यहाँ पे मैं दे दूं माय वैल्यू। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो माय वैल्यू है ये वेरिएबल है और माय वैल्यू ये फंक्शन है, अलग अलग। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? कितने लोग कहते हैं अनडिफाइंड आएगी? अच्छा, चलें देखते हैं क्या होता है, अभी मजा आएगा। वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, माय वैल्यू मेरे पास जो लिखा है वो कह रहा है कि भाई वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो क्यों है भाई? क्योंकि अब वेरिएबल के अंदर आप जा चुके हैं फंक्शन में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं भाई साहब कि भाई वैल्यू नहीं मिल रही हमें अब, और फंक्शन से बाहर हमारी वैल्यू हम बंद कर चुके हैं। ठीक है, ये वार माय वैल्यू अंदर है। ठीक है, चलें इसको एक काम करते हैं, इसको वैल्यू कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन और ना हो। ठीक है, console.log में console.log में हम दोबारा वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करें इसको तो कहेगा वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, मतलब यानी कि वैल्यू एक वेरिएबल है जो इज नॉट डिफाइंड है। ठीक है, नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड में थोड़ा सा फर्क है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं था बाहर। डेफिनेटली फाखरा बिल्कुल सही कहा आपने कि वेरिएबल बाहर डिक्लेयर नहीं था। अगर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं तो ये अब मेरा बाहर की वैल्यू अलग है, अंदर की वैल्यू अलग है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने लास्ट क्लास में मुझसे सवाल किया था, भाई ये तो वार तो आप फंक्शन के अंदर चल रहा है, तो ये बेसिकली हमें लेट एंड कॉन्स्ट का फिर क्या फायदा हुआ? ब्लॉक स्कोप कैसे हुआ है? ब्लॉक स्कोप कैसे हुआ है? ठीक है, अब हम आते हैं जरा इफ के ऊपर। इफ मैं इसमें ट्रू पास कर रहा हूं इसलिए क्योंकि चल जाए। ठीक है, वार वैल्यू 30। ठीक है, इफ के ऊपर। ठीक है, अब मुझे पता है वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। ऊपर भी वैल्यू है और इसके अंदर भी एक वैल्यू है। अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? चलो जी, हो गया। अच्छा जी, चलाते हैं। आपने देखा वार जो है ग्लोबल स्कोप और उसका फंक्शन स्कोप अलग है, लेकिन उसके अलावा किसी भी ब्लॉक में, ये ब्लॉक कहलाता है ना, ठीक है, ये बॉडी भी कहलाती है, किसी भी ब्लॉक में आप वार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। ये वार वैल्यू 10 था, आपने वार वैल्यू 30 दोबारा लिखा तो इट मींस वो 30 हो गया। वो मैंने आपको बताया था, वार एक दफा डिक्लेयर हो जाए तो वार दोबारा उस नाम से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें ये मसले आते थे। अगर मैं इसको लेट वैल्यू कर दूं, लेट वैल्यू 1 कर देता हूं उसको। ठीक है, लेट वैल्यू 130। अब मैं कौन सा लॉक करूंगा तो लेट, अगर ये फंक्शन में होता तो 10 आता ना जी, बिल्कुल फाखरा, क्योंकि फंक्शन का स्कोप अलग है। वो क्यों है? क्लोजर्स की वजह से, क्लोजर्स की वजह से। ठीक है, क्लोजर्स क्या होते हैं ये आप पढ़ लिएगा। अगर मैं यहाँ पढ़ने बैठा ना पढ़ाने बैठा भी आप लोग तो 3:30 यही बच जाएंगे।
ठीक है, तो क्लोजर्स नोट कर लें, ये जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये समझ लें। जिनको बहुत आगे जाने का शौक है ना, तो वो ये काम अभी पढ़ लें, वरना क्लोजर्स ना पढ़ें प्लीज। ठीक है, सब क्लियर नहीं है। तो सर इफ ट्रू प्लीज एक्सप्लेन। देखें, इफ की जो कंडीशन होती है ना, ए इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए में अगर कोई वैल्यू और हम उसके 1 के बराबर होगी तो चलेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर ट्रू रिटर्न होता है तो ये कंडीशन चलती है। इसको वैल्यू 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू 1 को एक्सेस करने की कोशिश भी करूँ तो अब मेरे पास अनडिफाइंड, सॉरी नॉट डिफाइंड आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, वो इसलिए आ जाएगी क्योंकि अब लेट और जो कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप तो है ही। ठीक है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट के फायदे भी मैंने आपको बताया था। लेट जो है वो रीइनिशियलाइज हो सकता है, रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। कॉन्स्ट जो है वो रीइनिशियलाइज भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गई भाई? समझ में आ गई बात? जी, ये तमाम टॉपिक्स एडवांस जावास्क्रिप्ट के हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट सर्किट के ऊपर। शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई, कि मैं आपको बताता हूँ अभी शॉर्ट सर्किट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम शॉर्ट सर्किट भी इस्तेमाल करते हैं। ये रहा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इस वक्त मेरे पास एक लेट का लेट कीवर्ड से मैंने एक वेरिएबल बनाया है जेंडर, जिसमें लिखा है मेल। एक मैसेज दिया, अगर जेंडर मेल हो एंड एंड शॉर्ट सर्किट आपका चलेगा। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सब मिटा दें इस वक्त। ठीक है, आप सब मिटा दें। मैसेज में मेरे पास क्या आउटपुट आई, पहले तो उसको समझे है क्या। ये मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, कंडीशन है जो इस वेरिएबल में इवैल्यूएट होने के बाद इस वेरिएबल में सेव होगी। ठीक है, ये एक इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू में कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो असाइनमेंट होगी ना वो यहीं पर ही होगी, मतलब राइट वाली जो पूरी जो इवैल्यूएट होगी ये यहाँ से इसमें आएगी, यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा। क्लियर है? दूसरी चीज, जेंडर ट्रिपल इक्वल्स टू मेल एंड शॉर्ट सर्किट। एंड शॉर्ट सर्किट लिखा है, मतलब यानी कि हमने एक स्ट्रिंग बताई है, अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर ये हमारे पास भेजिएगा। एंड एंड का मतलब ये है कि यहाँ पे भी कोई वैल्यू होनी चाहिए और ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आएगी।
ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, ओसामा आप स्ट्रिंग जो है इसमें पास कर दिएगा, ये शॉर्ट सर्किट है। अब कैसे होगा चलाते हैं जरा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए आप, रिफ्रेश करें, ओसामा मेरे पास आ गया। ठीक है, एंड एंड का मतलब ये है कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इटसेल्फ कोई वैल्यू मौजूद है तो ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू भी आपके पास मौजूद है तो वो ट्रू ही कंसिडर की जाती है। अगर मैं एंड एंड को ब्लैंक स्ट्रिंग कर दूं तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? क्या मेरे पास ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाएगी? चलें देखते हैं क्या आती है आउटपुट हमारे पास। ब्लैंक स्ट्रिंग मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फॉल्स कर दूं तो अब क्या आएगी मेरे पास आउटपुट? चलें चला के देखते हैं, फॉल्स। ठीक है, एंड एंड का मतलब ये होता है कि शॉर्ट सर्किट ये चल रहा है। ठीक है, ये अब नीचे आ जाए, अब नीचे देखें इसमें एंड एंड में क्या हो रहा है। ठीक है, एंड एंड का मतलब ये कि शॉर्ट सर्किट जो भी होगा वो आपको यहां से रिटर्न करेगा। इसको बंद करते हैं और अब इसको खोलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास फीमेल है और साथ में मैंने और का ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे मैंने लगाया था एंड का ऑपरेटर, मतलब अगर ये ट्रू हो तो ये चलाएगा वरना नहीं चलाएगा। अब मेरे पास फीमेल का ऑपरेटर है, फीमेल का ऑपरेटर में मैंने किया है फीमेल जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, ये फॉल्स पे आएगा, एंड शॉर्ट सर्किट। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, तो मेरे पास एंड शॉर्ट सर्किट और का आ गया, मतलब या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक वैल्यू उठाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए अभी, लेकिन जब हम इसको जावास्क्रिप्ट में सॉरी जब हम इसको रिएक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे ना कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर, तो फिर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली है क्या और कर क्या रहा है। और अगर मैं इसको यहां से मेल को फीमेल कर दूं तो अब मेरे पास आएगा ट्रू। बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, तो मेरे पास आया ट्रू, मतलब और ऑपरेटर क्या करता है, या तो ये वाली वैल्यू सही हो या तो ये वाली वैल्यू सही हो, दोनों में से कोई एक सही होनी चाहिए। और एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, वरना वो आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा था वहां से। ठीक है, वो यहां से आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा था। अच्छा जी, तो इस सूरत में क्या हुआ कि जेंडर फीमेल के बराबर है, तो उसने क्या करा कि जेंडर जैसे फीमेल के बराबर हुआ उसने ऐसे आपको ट्रू रिटर्न कर दिया और यहां से वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर मैं इसको दोबारा मेल कर दूं तो ये तो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये तो हो जाएगा फॉल्स। तो और का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आप इसको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि इटसेल्फ स्ट्रिंग जो है वो आपके पास जो है डेटा स्ट्रिंग के अंदर, क्या वो ट्रू के बराबर है? कैसे चेक करवाऊं मैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से? अच्छा जी, चलें इसको बाद में करवाते हैं, रहने दें अभी। तो ये आपके बराबर है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे मौजूद है और के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई वैल्यू आ जाए तो इटसेल्फ ट्रू कंसीडर की जाती है। ठीक है, कैसे मैं समझा देता हूं। इफ, ठीक है, console.log, मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा, इस इफ का आउटपुट क्या आएगा? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? आप सब लोग मेरे साथ हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? कौन इसका सब छोड़ दें, इसको भी भूल जाएं, इसको भी भूल जाएं, इसको भी भूल जाएं और इसको भी भूल जाएं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। console.log में इफ वैल्यू प्रिंट होगा या नहीं होगा? इफ नहीं चला, वजह पता है क्यों? क्योंकि ब्लैंक स्ट्रिंग जो है ना वो कंसिडर की जाती है फॉल्स। अगर सिर्फ स्ट्रिंग आपकी ब्लैंक होगी ना तो कंसिडर की जाएगी फॉल्स। ठीक है, अब इसको समझाता हूँ कैसे। वार ए ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है, इफ ए, अगर ए में वैल्यू मौजूद है, इफ को चलाने का ये भी तरीका होता है। इफ ए, अगर ए में वैल्यू मौजूद है, अगर ए में वैल्यू मौजूद है तो इट मींस कि ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है, ब्लैंक स्ट्रिंग है। चलाते हैं तो मेरे पास क्या है, इस वक्त भी फॉल्स आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ब्लैंक स्ट्रिंग में मैं एक स्पेस डाल दूंगा तो क्या आप मेरे पास चलेगा? ठीक है, तो अब मेरे पास इफ चल जाएगा, क्योंकि ब्लैंक स्ट्रिंग के अंदर अगर आप ये स्पेस डाल देते हैं वो भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो वो उसको कंसीडर कर रहा है कि अब इसमें कोई वैल्यू मौजूद है। तो जब हमारे पास इस तरीके से कोई वैल्यू आती है तो हम करते हैं इफ नॉट ए। अगर ए में वैल्यू मौजूद नहीं है तो फिर आप कंसोल लॉग में ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कंसोल लॉग चल जाएगा। सर दिशान सेट एम्प्टी स्ट्रिंग इन ट्रू। भाई एम्प्टी स्ट्रिंग जो आपके पास
टेम्पलेट लिटरल में, सॉरी, इसके जो शॉर्ट सर्किट है ना उसमें डिफरेंट बिहेव करेगी, लेकिन इधर जो है वो आपके पास अगर इफ में सिर्फ ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाए ना तो ये फॉल्स होगी, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। इसी तरीके से अगर इफ में अनडिफाइंड आ जाए ना तो ये भी फॉल्स होगी। अच्छा, मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था ट्रू और फॉल्स डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, वो आप लोग मुझे जरा लिख के बताएं जल्दी से, जब तक मैं नए टॉपिक पे पर आ रहा हूँ। यहां तक जो पढ़ाया वो समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। अब हम बारी बात करते हैं रेस्ट ऑपरेटर की। लिख लें, रेस्ट ऑपरेटर की बात हो रही है, ठीक है। रेस्ट ऑपरेटर क्या काम करता है कि ये आपके पास एक ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, a की 3 है, b की 4 है, ठीक है। हम डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था स्प्रेड ऑपरेटर, अब हम पढ़ रहे हैं रेस्ट ऑपरेटर। देखने में एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब ये काम क्या करेगा यहाँ पे, ये देखें कर क्या रहा है। यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं, हमने x को डिस्ट्रक्चर कर लिया, हमने y को डिस्ट्रक्चर कर लिया, लेकिन z को हमने क्या किया, रेस्ट किया है। मतलब और जितनी भी वैल्यूज हमने डिस्ट्रक्चर नहीं किए हैं वो z के अंदर आ जाएंगे। और कैसे, 3 डॉट लगा के, ठीक है। जिस तरीके से 3 डॉट लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करते थे दूसरे ऑब्जेक्ट में, इसी तरीके से 3 डॉट लगा के डिस्ट्रक्चर करते हुए आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कंसोल लॉग में आऊं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में आऊं और मैं अगर सिर्फ z को लिखूं तो मुझे पता है z में इस वक्त क्या क्या वैल्यूज मेरे पास मौजूद होंगी। जी, एम्प्टी स्ट्रिंग अलग है, एम्प्टी स्ट्रिंग में स्पेस डाल देंगे उसमें अलग है, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है तो मतलब वो देखने में तो एम्प्टी है लेकिन इटसेल्फ उसके अंदर एक कैरेक्टर मौजूद है ब्लैंक स्पेस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आउटपुट पे आते हैं, देखते हैं ये ऑब्जेक्ट बनेगा या सिर्फ वैल्यू आएगी इसके अंदर। ठीक है, ए और बी हमने नहीं किया था तो ये रेस्ट होने की वजह से बाकी वैल्यूज इसके अंदर आ चुकी हैं। क्लियर हो गया भाई? तो आप इस तरीके से आप रेस्ट भी कर सकते हैं। तो रेस्ट और स्प्रेड में, तो रेस्ट और स्प्रेड में जो है वो सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि आप ये वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट में आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 दफा डॉट्स लिख के इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, 3 डॉट्स लगा के आप फॉर एग्जांपल माय ओबीजे आपके पास एक ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर करते हुए आप यहाँ पे 3 डॉट लगा के वैल्यू को यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, होल्ड करेंगे। इसके स्टार्ट में लेट की जगह वार यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेट की जगह वार इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने आपसे लेट एंड कॉन्स्ट ही इस्तेमाल करना है। लेकिन वार का फिर वही प्रॉब्लम, आपने यहाँ पे वार एक्स किया है, आप दोबारा वार एक्स करेंगे तो वैल्यू आपकी दोबारा रीइनिशियलाइज हो जाएगी पूरी और आपका वेरिएबल रीइनिशियलाइज हो जाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है लेट एंड कॉन्स्ट और आपके पास चले गए हैं इसके अंदर भी। अच्छा, शॉर्ट सर्किट आपको समझ में आ गई, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया, आपका स्प्रेड ऑपरेटर भी समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट लिटरल शॉर्टहैंड भी समझ में आ गया। अब कुछ बात करते हैं माय एरे, ठीक है। एरे में हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 2 2 क्या हो गया है, 2 फॉल्स, अनडिफाइंड, ठीक है, ओसामा, ठीक है, और नल। ये मेरी कह रहा है जिसमें कुछ टाइप्स मेरे पास मौजूद हैं। रेस्ट समझ नहीं आया, रेस्ट अभी समझा देता है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या काम करता है कि आपकी वैल्यूज को स्प्रेड करता है, फैला देता है। रेस्ट ऑपरेटर क्या काम करता है कि डिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त अगर आपको, आप चाहते हैं कि भाई एक वेरिएबल, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है उसमें 5 कीज हैं लेकिन आप उसमें से आपने सिर्फ 2 डिस्ट्रक्चर की और बाकी की 3 आप चाहते हैं किसी एक वेरिएबल में उठा के पूरा ऑब्जेक्ट रख दूं मैं, जो बाकी वैल्यूज मैंने डिस्ट्रक्चर नहीं की, तो उसके लिए आप रेस्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, समझ में आई बात?
असद बात समझ में आई आपको? आई नीड योर आंसर, जल्दी बताएं। असद गायब है, ठीक है चलें जी। console.log पे आए आप, हम माय एरे प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमारे पास एक एरे प्रिंट हो रही है, ठीक है, हमारे पास एक एरे प्रिंट हो रही है, इसकी लेंथ 12 है। अगर हम इस एरे को प्रिंट करवाना तो हमारे पास फॉर लूप मौजूद था पहले, ठीक है। तो असद आपको समझ में आ गया रेस्ट वर्सेस स्प्रेड, रेस्ट वर्सेस स्प्रेड लिख लें टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ये अपने पास नोट कर लें, रेस्ट वर्सेस स्प्रेड ऑपरेटर्स। तो ये मेरे पास एरे है, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं इसके लिए मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? मुझे आप लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर मुझे इस एरे को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा? इंशाल्लाह सर में फिर भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, मैं गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। आपको लूप चलाना पड़ेगा इस पे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप myArray.map आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मैप पढ़ा हुआ है? ठीक है, ए और बी हम दो वैल्यू देते हैं, एक इसमें कॉल बैक फंक्शन पास होता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन ऐसा फंक्शन जो चलने के बाद आपका आउटपुट देता है, ठीक है। और हम इसके अंदर करते हैं console.log, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ देखें, अच्छा 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 अच्छा, एरो फंक्शन तो आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है ना, तो एरो फंक्शन आप लोगों को पहले पढ़ाते हैं, ठीक है। हम फंक्शन हम यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे, ठीक है, ए कॉमा बी, और ये हम गए console.log, यहाँ पे बॉडी भी लिख देते हैं भाई, परेशानी ना हो जाए आप लोगों को। यह फंक्शन की बॉडी लिखी है मैंने, डॉट शिफ्ट है, तौबा एरो फंक्शन की ऐसी आदत है मुझे। ए और बी, मुझे बताएं कि क्या वैल्यू मेरे पास आएगी। मैंने क्या किया है, माय एरे के ऊपर एक मैप एरे का मैंने एक फंक्शन या इसको मेथड कह सकते हैं, मैंने इस्तेमाल किया मैप। मैप क्या काम करता है कि ये आइटरेशन आपको प्रोवाइड करेगा, ये ऑटोमेटिकली जब फॉर लूप से काम करते हैं, ये मैप आपके लिए काम करके देगा आपको, ठीक है। और कैसे क्या देगा, मैंने लिखा फंक्शन, मैंने एक कॉलबैक फंक्शन पास किया है, ठीक है, एक कॉलबैक मैंने फंक्शन पास किया है, बेसिकली इस मैप के आर्गुमेंट में एक मैंने फंक्शन पास किया एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख किया। उसमें क्या लिखा है, इस फंक्शन के अंदर हमें ये जो मैप है ए और बी में वैल्यू पास करेगा, ठीक है, और मैंने कंसोल लॉग करा दिया ए और बी को। तो मुझे बताएं कि क्या आउटपुट आएगी, इसकी कोई आइडिया है? ए में क्या वैल्यू आएगी, बी में क्या वैल्यू आएगी? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर कोई कंसिडर नहीं करा तो मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट नहीं करूंगा, और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट इस पे बहुत ज्यादा जो है वो चलेगी। चलिए रिफ्रेश करते हैं, ये देख लें, ठीक है, 1 0 2 और 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 ट्रू 7 फॉल्स 8 अनडिफाइंड 9 उसामा 10 नल 11। आ जाए कोड के ऊपर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके पास ए में जो है मैप के अंदर आपको वैल्यू मिल रही है, और बी के अंदर जो है वो आपको उसका इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है, बेसिकली ये इंडेक्स मिल रहा है आपको। तो आप मैप के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, इटरेशन करवा सकते हैं। आप इंपेरेटिव वर्सेस डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग ये होती है कि आपने फॉर लूप लिख के एक एक स्टेप डिफाइन करते थे,
ठीक है, कि फॉर का जो है वो इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी लेंथ इतनी होगी और हर बार आप इतना इंक्रीमेंट करेंगे और फिर फॉर लूप चलाएंगे। अब ये हमने क्या किया, डिक्लेरेटिव काम किया। डिक्लेरेटिव का मतलब ये है कि हमने बता दिया कि मैप चलाया, बाकी बिहाइंड द सीन्स आपने खुद मैनेज करना है। इट इज समथिंग लाइक के आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि एक मैक चिकन दे दिएगा, ठीक है, और अगर आप सबवे में जाएं और सबवे में जाके अगर आप कोई ऑर्डर करें तो आपसे पूछेगा सर ये बताएं सैलेड डालना नहीं डालना, सर ये चीज डालनी नहीं डालनी, सर वो चीज डालनी नहीं डालनी, पता शुरू से लेके आखिर तक आप अपना बर्गर खुद बनाते हैं। इसके अंदर ये है कि आपने बताया मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाके भाई कि आप मैक चिकन दे दें, तो वो आपको बोलेगा ओके सर नो प्रॉब्लम, आपको पता है मैक चिकन में क्या क्या आता है, उनको भी पता है, उन्होंने वो एग्जीक्यूट करके आपको फौरन दे दिया। तो इस तरीके से मैप भी आपका ये काम कर रहा है कि ये डिक्लेरेटिव कर रहा है। डिक्लेरेटिव का मतलब ये है कि ये जो मैप है इसमें हमें इंडेक्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसमें लेंथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसकी एरे की लेंथ के बराबर खुद जाएगा और चले जाएगा। सर फर्स्ट इज वैल्यू एंड सेकंड इज इंडेक्स, बिल्कुल असदुल्ला मेमन, फर्स्ट इज वैल्यू सेकंड इज इंडेक्स। दोबारा गौर कीजिएगा, क्या मैं सही कह रहा हूं? दोबारा देखें, ये आपकी एरे, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और ये देखें दोबारा, ठीक है, ये आपकी एरे हो गई है। और अब हम इससे अगर बाहर आ जाएं और एक काम करते हैं छोटा सा, ठीक है, आप लोगों ने मैप पढ़ लिया, मैप किस तरीके से करते हैं, आसानी हो गई, मैप किस तरीके से चलता है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं जरा एरो फंक्शंस की तरफ, अभी देखते हैं, पहले दिस कीवर्ड की तरफ आते हैं, फिर एरो फंक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले आते हैं दिस कीवर्ड की तरफ। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको दिस में जो है वो मसला होता है या दिस पहले पढ़ चुके हैं और बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं? ठीक है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स के पास से भी दिस नहीं गुजरा जिंदगी में कभी, दिस क्या होता है? भाई ये टॉपिक मैं कोई पता नहीं कोई 4-5 बैचेस पढ़ा चुका हूँ या इससे भी ज्यादा, और मैं काम ही जावास्क्रिप्ट का करता हूँ, तो मुझे इन टॉपिक्स का पता है, तो इस वजह से मैंने अपने पास नोट डाउन किए हुए हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको ये टॉपिक कहाँ से पता चलेंगे, तो आप अपने पोर्टल पे जाएं, अपना सिलेबस खोलें, वहां पे एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स जो लिखे हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं। कंटेंट मेरे अपने जहन में मौजूद है और मेरे पास कुछ रिपोजिटरीज है उसमें रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट माय ओबीजे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अब ऑब्जेक्ट नेवर स्टडीड, नो प्रॉब्लम, पोर्टल पर सब है, बिल्कुल पोर्टल पर सब है। दिस कीवर्ड हैज द सेम फंक्शन जावास्क्रिप्ट एज इन सी प्लस प्लस। अब मुझे सी प्लस प्लस का नहीं पता भाई, मैंने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी, बस जावास्क्रिप्ट का मुझे पता है, मुझसे पूछेंगे मैं उसका बता दूंगा, ठीक है। ये मेरा नेम है, ठीक है, ओसामा, ठीक है, ये मेरा नेम है ओसामा, और वेलकम मैसेज से हेलो, ठीक है, से हेलो एक फंक्शन बनाएंगे हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे बॉडी को ओपन किया। एचटीएमएल पढ़ ली है इस बैच के स्टूडेंट ने? भाई बाद में कर लीजिएगा, सवाल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर तो आ जाए पहले। आप लोग एचटीएमएल की बात कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुजर गया तो फिर आप रिएक्ट के अंदर बोलेंगे कैसे हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो प्लीज आप इस तरफ फोकस कर लें, बाकी सारी बातें आखिर में कर लीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को आधा घंटा तकरीबन दिया था कि आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब भी दिए थे सारे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने नेम लिखा ओसामा, और मैंने इसमें से हेलो का एक फंक्शन बनाया। फंक्शन मैंने बनाया फंक्शन कीवर्ड से, ES5 का फंक्शन लिखा है मैंने, ठीक है, ES5 तक ये वाले फंक्शन थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, मैं इस फंक्शन से रिटर्न करवाता हूँ क्या, और रिटर्न भी नहीं करवाते बल्कि इससे हेलो करवाते हैं, और console.log और console.log के अंदर मैं क्या करवाऊँ आपको, यहाँ पे टेम्पलेट लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, हेलो और दिस डॉट नेम। मैंने क्या किया है, हेलो दिस डॉट नेम। मैं लास्ट क्लास में बताया था कि दिस का मतलब ये है कि ये रेफर करेगा अपने ही पेरेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये दिस डॉट नेम का मतलब ये है कि दिस ऑब्जेक्ट डॉट नेम, इस ऑब्जेक्ट का नाम, इट इज सिंपल एज दिस ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे माय ओबीजे डॉट नेम। तो अब एक और फंक्शन बनाते हैं, से
हेलो विद एरो फंक्शन। एक और की बनाई है मैंने, से हेलो विद एरो फंक्शन। एरो फंक्शन लिखने का तरीका बहुत आसान है। ये आप क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू का साइन और फॉरवर्ड साइन, दैट्स इट। और ये बॉडी ओपन करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये एरो फंक्शन मैंने लिखा है। अभी ये जो फंक्शन है ये भी फंक्शन है, लेकिन इसमें जो मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है एरो फंक्शन। मैंने एक की बनाई है, से हेलो विद एरो फंक्शन। अगर आप एरो फंक्शन में, अभी एरो फंक्शन पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, इसके बाद इसी के फौरन बाद जी, ये इस फंक्शन, क्या फाखरा इस वाले फंक्शन का नाम है? फाखरा आप जवाब दीजिए, क्या इस फंक्शन का नाम है? लैम्डा एक्सप्रेशन कह सकते हैं बिल्कुल। क्या इस फंक्शन का नाम है फाखरा? हाँ, तो क्या इस वाले का भी नाम है? तो ये दोनों ही एनोनिमस हैं, लेकिन ये ES5 तक हम ऐसे लिखते थे, ठीक है। लेकिन ES6 के अंदर हम अगर कोई एनोनिमस फंक्शन लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें फंक्शन कीवर्ड भी इस्तेमाल नहीं होता, बस आपने कोई फंक्शन लिखना है एनोनिमस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये लेता है आर्ग्यूमेंट्स A, B, ठीक है। तो ये अभी हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वक्त जो है सिंपल से हम ब्लैंक पैरामीटर छोड़ दें। जैसे ये पैरामीटर है ना फंक्शन का, ये ऐसे ही इस तरीके से पैरेंथेसिस हम ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि हम इससे पैरामीटर पास करते हैं। ये ब्लैंक पैरेंथेसिस हम छोड़ दें और उसके बाद हम इसको कहते हैं इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन एक साथ मिला के लिखते हैं। लोग इसको, बहुत से लोग फैट एरो भी कहते हैं, लेकिन इट इज नॉट राइट। फैट एरो सही वर्ड नहीं है, इसको हम इसको सिर्फ और सिर्फ एरो फंक्शन ही कहते हैं। और हम इसकी बॉडी ओपन करते हैं, जैसे फंक्शन की बॉडी ओपन की है, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ console.log और यही वाला मैं काम करता हूं दोबारा, हेलो दिस डॉट नेम, ठीक है। अब मुझे चलाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, वो काम ही करना पड़ेगा, माय ओबीजे डॉट से हेलो। सबसे पहले से हेलो को कॉल करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आउटपुट मेरे पास क्या आएगी। चलें जी, चलाते हैं। मैंने गलत फाइल खोल दिया, तो मेरे पास आउटपुट आई हेलो सामा। अब माय ओबीजे डॉट से हेलो विद एरो फंक्शन, अब ये मैंने एरो फंक्शन से कहा है। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? चलें चला के देखते हैं, हेलो। और उसके आगे मेरे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो आपका जो ES5 का ये नॉर्मल फंक्शन है ना, इसमें जो दिस होता है, दिस कीवर्ड होता है, ये बाइंड हो जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट दिस जो होता है ना, ये इसका अपना दिस मौजूद होता है फंक्शन का। तो ये क्या करता है, ये पेरेंट, आपने यहाँ पे दिस लिखा है ना, तो ये पेरेंट से बाइंड हो गया, ठीक है। लेकिन एरो फंक्शन के अंदर जो है वो दिस मौजूद नहीं होता, मतलब दिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एरो फंक्शन के अंदर दिस मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से आपने जब दिस डॉट नेम करा तो उसने किया क्या, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि उसने किया क्या। बेसिकली उसने किया ये कि उसने दिस को जो है यहाँ पे बाइंड नहीं किया इस वाले ऑब्जेक्ट से। तो एरो फंक्शन ने क्या किया कि एरो फंक्शन, आप देखें, अच्छा उससे पहले चीज देखें, ये आप कॉल कहां पे कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कॉल कर रहे हैं। माया अभी जो डॉट्स है, हेलो आपने कहा है, ये एक फाइल है, ग्लोबल फाइल है, ठीक है। ये ग्लोबल फाइल है आपकी पूरे सिस्टम की, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके ब्राउजर पे एक्सेस हो रही है। इट मींस कि इसके पास ग्लोबल एक्सेस है, आपके पास सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माय ओबीजे से हेलो विद एरो फंक्शन मैंने किया, तो ये भी ग्लोबली मैं कॉल कर रहा हूं। तो ये दिस जब मेरा यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो ये दिस जो है वो ग्लोबल को रेफर कर रहा है, मतलब इस फाइल के अंदर या इस ग्लोबली जो जावास्क्रिप्ट है, मैं अभी आके समझाता हूँ आपको, उसके अंदर देख रहा है। और दिस डॉट नेम करके कोई चीज यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती इस जगह पे। जैसे नेम यहाँ पे अगर मौजूद हो, वर नेम इज इक्वल टू, हम नाम लिख देते हैं गफूर, आतिफ, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं नाम आतिफ और इक्वल टू करा देते हैं। अब चलाते हैं दोबारा, देखा क्या हुआ?
जो आपका जो ES5 का फंक्शन है उसने दिस को बाइंड किया है, ठीक है, उसके अंदर दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसने क्या किया, इस दिस को अपने पेरेंट से रेफर कर रहा है। लेकिन आपने जो एरो फंक्शन कॉल किया है, एरो फंक्शन के अंदर उसने इस वाले जो ऑब्जेक्ट को है वो रेफर नहीं किया, उसने ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबली आपके पास जो आपके पास नेम अवेलेबल था उसने उसको उठाया, क्योंकि एरो फंक्शन ये काम करता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में कॉल होता है उसकी पेरेंट की वैल्यू को लेता है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसको डिफाइन किया है, कॉल हम इसको कर रहे हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपनी मेन फाइल के अंदर। इसी तरीके से ये जिस कॉन्टेक्स्ट में होगा, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में होगा एरो फंक्शन उसी कॉन्टेक्स्ट की अपनी पेरेंट को वैल्यू लगेगा। लेक्सिकल दिस कहलाता है, लेक्सिकल स्कोपिंग कहलाती है ये, लेक्सिकल स्कोपिंग। लेक्सिकल स्कोपिंग ये होती है बॉटम टू टॉप जाता है, ये यहां से निकलेगा, यहां देखेगा, यहां नहीं मिलेगा तो इससे अपने और पेरेंट में देखेगा, इसको कहते हैं लेक्सिकल दिस या लेक्सिकल स्कोपिंग, ठीक है। तो एरो फंक्शन इस वजह से आया था कि ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व कर देता है काफी हद तक। अगर मैं विंडो ऑब्जेक्ट पे आऊं इस वक्त यहाँ पे, तो आपके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट होती है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट होता है वो विंडो का होता है, जिसके अंदर से आपके पास सारी चीजें मिल रही होती हैं, सारे फंक्शंस मिल रहे होते हैं। सर अगर से हेलो में दिस डॉट नेम किया फिर भी एरो फंक्शन ऑब्जेक्ट का नाम ने गेट पर पता नहीं समझा मैं आपका सवाल फाखरा, आप दोबारा लिख के भेजें थोड़ा इजी करके मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आपके पास जावास्क्रिप्ट का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ना वो होता है विंडो का, ठीक है, विंडो का सबसे बड़ा आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं विंडो डॉट नेम करूँ ना, तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, देख रहे हैं, आपकी जितनी भी चीजें है ना वो विंडो के ऑब्जेक्ट में आके सेव हो रही होती है, आप जितने भी फंक्शंस यहाँ बुला रहे हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एरेज यूज कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये देखें इतना कुछ है कि आपकी सोच हो, तो जावास्क्रिप्ट यहां से चीजों को उठा रही है, ठीक है। सर प्लीज ये जल्दी से रिपीट करवा दें, इंटरनेट डाउन हो गया था। मैं कह रहा हूं कि जो आपका सबसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो होता है विंडो का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस विंडो के ऑब्जेक्ट में आके जो भी फाइल के अंदर आप लिखते हैं ना वो इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आके सेव हो जाता है, ठीक है। और ये एक्सेसिबल इस वजह से ब्राउजर पे भी इस वजह से एक्सेसिबल है क्योंकि जब मैं नेम कर रहा हूं तो मुझे यहां से मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं दिस इक्वल्स टू विंडो, तो ये कहेगा ट्रू, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो दिस अगर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर दिस को मैं कॉल कर रहा हूं तो वो विंडो के बराबर है, वो कह रहा है भाई दिस विंडो के बराबर है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से जब हम यहां पे कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते वक्त ये वाला जो फंक्शन है ES5 वाला, ये अपना दिस रखता है, जिसकी वजह से दिस इसका बाइंड हो गया मायोबीजे से, मतलब इसको रेफर कर रहा है मायोबीजे पे। लेकिन ये वाले जो एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन विल गेट दैट नेम विच इज इन ऑब्जेक्ट इन केस, नहीं, नेम भी नहीं लेगा, एरो फंक्शन नेम भी नहीं लेगा, क्योंकि एरो फंक्शन क्या करता है, दिस बाइंड नहीं करेगा। अब हमने देखा है दोनों में दिस इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने इसको कॉल कहां भी किया है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर मतलब जो मेन फाइल है मेरी जावास्क्रिप्ट की, तो से हेलो दिस डॉट नेम जब ये चलेगा तो ये दिस जो है ना ये रेफर करेगा ऑब्जेक्ट को। लेकिन जब ये वाला से हेलो विद एरो फंक्शन चलेगा तो ये वाला जो दिस है ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में कॉल होगा उस कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेगा, ठीक है। और ये किस कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेगा, ये कॉल करेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इस वक्त हम कॉल कर रहे हैं माय विजय से हेलो एरो फंक्शन, तो ये एरो फंक्शन चला, कंसोल लॉग चलेगा, लेकिन ये इस वाले ऑब्जेक्ट को बाइंड नहीं करेगा, ये आके देखेगा इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर आके। बहुत सारी सिचुएशन में विंडो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं भाई, देखें मैं आपको समझा देता हूं, विंडो डॉट आई होप कि चलेगा कंसोल डॉट लॉग, इट वर्क्स, ठीक है, चलाते हैं। लॉग है भाई, लॉग लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और आप विंडो हटा के लिखें तो सही से लिखना है। मैं रिकमेंड करूंगा आपने ऐसे लिखना है, लेकिन मैं सिर्फ और कोई और मेथड भी एरो फंक्शन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेने का, ठीक है। तो फाखरा बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप यहाँ पे छोड़ें वो अभी इसको रहना, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये समझना है, अगर आपने दिस एक्सेस करना है ना, दिस,
ऑब्जेक्ट के अंदर आपने दिस एक्सेस करना है तो आप उसके लिए ES5 का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपने इस दिस को एक्सेस नहीं करना, आप चाहते हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में कॉल हो ये फंक्शन उस कॉन्टेक्स्ट का दिस उठाए, तो उसके लिए आपको एरो फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जी, डॉक्यूमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल जी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज, एक सिनेरियो और होता है कि इसके अंदर अगर एक और नेस्टेड फंक्शन हो तो उस वक्त क्या होगा। इसके अंदर फंक्शन के अंदर एक और नेस्टेड फंक्शन हो तो फिर क्या होगा, लेकिन वो आगे का टॉपिक है तो हम उसको नहीं देख रहे भाई। तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं, अगर मैं करूं फंक्शन, ठीक है, और माय फंक्शन, ठीक है, और मैं इसको करूं console.log दिस, ठीक है, और सेव करा लिया मैंने इसको। और एक और फंक्शन बना देता हूं, const my second फंक्शन, और इसको हम एरो फंक्शन से रखते हैं। एरो फंक्शन का मैंने आपको तरीका बताया। अभी आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे बताएं, क्लास के आखिर में रिव्यू करेंगे, ठीक है। और ये मेरे पास लगाया मैंने एरो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ console.log, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ दिस। अब मुझे बताएं दोनों पे आउटपुट क्या आएगा दिस का। इस दिस में क्या आएगा और इस दिस में क्या आएगा, देखते हैं। आउटपुट तो मेरे पास कुछ नहीं आया। चलें एक काम करते हैं, हम इसको एक विंडो ऑब्जेक्ट के बराबर रख देते हैं, ठीक है, इस दिस को और इस दिस को विंडो ऑब्जेक्ट के। हम चेक करें कि विंडो ऑब्जेक्ट के बराबर है या नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा आउटपुट। अरे भाई मैंने कॉल ही नहीं किया, सॉरी फ्रेंड्स, मैं कॉल करना ही भूल गया। माय सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो दोनों में मेरे पास आएगा। मैं इतनी टाइपराइटिंग मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास दोनों में ट्रू आएगा, उसकी वजह अभी बताता हूँ। अब हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं सिंपल दिस, ठीक है, दिस, ठीक है। आ गए दोनों में विंडो ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि माय फंक्शन का भी अपना दिस होता है, लेकिन इस वक्त जब माय फंक्शन हम डायरेक्ट किस स्कोप में कॉल कर रहे हैं, ये बताएं, ग्लोबल स्कोप में। और एरो फंक्शन तो लाजमी सी बातें करते ही है कि अपने पेरेंट को देखता है, तो उसने क्या किया, हम इसको भी ग्लोबल स्कोप में कॉल करें, ये तो दिस लेगा ही लेगा। लेकिन जब अगर आप जो नॉर्मल फंक्शन ES5 का जो है, अगर हम किसी ग्लोबल स्कोप में कॉल करेंगे तो दोनों जो है वो दिस को विंडो को ही रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करेंगे और आप इसको भी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा, क्योंकि ये दिस बाइंड नहीं करता अपने साथ, ठीक है। ये अपने कॉन्टेक्स्ट में देखता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू लेता है, ठीक है। जिस कॉन्टेक्स्ट में ये चल रहा है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, और ये भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चल रहा था, लेकिन क्योंकि ये वाला दिस बाइंड कर चुका था ऑब्जेक्ट से, वैसे ये ले रहा था। यस, क्यों, ऊपर वाले का कॉन्टेक्स्ट ही ग्लोबल है इस वक्त, एग्जैक्टली बिल्कुल, ऊपर वाले का भी जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी इस वक्त ग्लोबल है, इस वजह से आपके पास दोनों ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि दिस किस तरीके से काम करता है और कैसे काम नहीं करता है। So the arrow function, this will always refer to global values object if you are accessing in global object or global context. So it will already it will always and always refer to global object, which is window object. ठीक है, तो यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, दिस आप पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं एरो फंक्शन के पास। सर टॉपिक का क्या नाम था, दिस कीवर्ड, ठीक है, दिस कीवर्ड लिख लें। आतिफ भाई हजम नहीं हुआ इन लोगों से, अभी रुक जाएं, थोड़ा प्रोटोटाइप के बारे में बता देंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वैसे इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक चल रहे हैं, परेशान हो जाएंगे प्रोटोटाइपिंग क्या होती है।
तो अच्छा मैं इनके देख लूँ, उनके टॉपिक में है या नहीं प्रोटोटाइपिंग, ट्राई कैच। अच्छा हाँ बिल्कुल, सब मिक्स हो जाएगा। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ ना सारे, ये वाले टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है, मैं भी देता हूँ आप लोगों को टॉपिक्स। आखिर में मैं आपको क्लास के आखिर में सारे टॉपिक लिख दूंगा मैंने पढ़ा है। ES5 का फंक्शन जिस स्कोप में इनिशियलाइज हुआ है उसी का दिस उठाएगा, जिस 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 स्कोप में कॉल हुआ है उसका दिस उठाएगा। बिल्कुल असदुल्ला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। पढ़ने कहाँ से हैं भाई, सिर्फ गूगल पे आप जाके लिखेंगे दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, आपको 25 चीज मिल जाएंगे, जहां से आपको सही लगे उससे पढ़ लें आप, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हुए हैं इन सब टॉपिक्स के। आपको जिस टॉपिक पे देखें, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आज थोड़े से मुश्किल होंगे क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले इस तरह के टॉपिक्स नहीं पढ़े। कैन आई यूज स्मार्टर वे, स्मार्टर वे की बुक में टॉपिक्स है ही नहीं, आप पढ़ लें। जी अब्दुल्ला, क्या सर कहना उसामा, मैं इन्हें आज ना वो लिंक दे दूंगा जिससे इनके असाइनमेंट वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, और जितने भी ये 6 के जो टॉपिक्स हैं वो भी इन्हें उस एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है सही है, सर। ठीक है। तो ना बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सारे टॉपिक्स वहाँ उस ES6 का छोटा सा एक कोर्स है, बहुत इंटरेक्टिव है, उस पर आपको प्रैक्टिस भी करने को मिल जाएगी, आपका चेक भी हो जाएगा आपने सही लिखा है गलत लिखा है, और पहले क्या यूज होता था ES5 में और अब उसकी जगह ES6 में क्या यूज होता है वो भी पता चल जाएगा। बहुत अच्छा जबरदस्त है, तो वो आपको दे दूंगा, तो आपको वहाँ से सब मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बट अभी नहीं, क्लास के बाद मिलेगा ये। हाँ आखिर में मैं बात मैं म्यूट कर रहा हूँ। म्यूट कर लो। अब्दुल्ला, आपने अभी से बता दिया इन लोगों को, इनको थोड़ा डरने तो देता है आखिर तक आप। अच्छा जी, मजा आ रहा है स्टूडेंट्स पढ़ने में आज? सर आज इस बार जावास्क्रिप्ट भी टीच करें, रिएक्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाएं सर प्लीज। यस, अ बिट कंफ्यूजिंग, बट मुश्किल है समिया, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। मैं भी आप जैसे स्टूडेंट था किसी जमाने में, मुझे दिस से शदीद नफरत थी, मैं बोलता था जहां। अच्छा मैं आप अपना केस बताता हूँ, जब जब मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, वो जब जब एरे और ऑब्जेक्ट्स आते थे, मुझे शदीद नफरत होती थी एरे और ऑब्जेक्ट से पढ़ने में। मैं कहता ये प्रोग्रामिंग के अंदर है ही क्यों, इनको होना ही नहीं चाहिए था। और जो तीसरी चीज से मुझे नफरत होती थी वो होता था फॉर लूप। और जब मैं जावास्क्रिप्ट में आया तो फिर मैंने देखा इसके अंदर दिस भी मौजूद है, तो मुझे शदीद नफरत होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को पुश किया और मैंने फोर्स किया कि मुश्किल है लेकिन करना जरूर है, दुनिया में और भी तो डेवलपर्स हैं जो कर रहे हैं। फिर मैंने अपने आप को एक गोल दिया छोटा सा, और मैंने चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीजें क्लियर होती चली गई। और इस वक्त जो मेरा प्राइमरी फोकस है वो इस वक्त सिर्फ कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, कि आप किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर, किस तरीके से आप मतलब समझने कि एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे लिखेंगे आप, किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो मैं उस पर मेरा अभी कोर फोकस है। भाई मैंने जावास्क्रिप्ट गूगल से पढ़ी, गूगल मेरा मेन टीचर है। इसके अलावा मैंने सर जिशान और दूसरे टीचर हैं सर यूसुफ वगैरह, उनसे पढ़ी है, ठीक है। और भाई इस तरह के लिंक्स वगैरह मत दें प्लीज, अभी छोड़ दें, क्लास पे वापस आ जाए। मैं सोचा 5 मिनट बात हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर दोबारा क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें। अब हम आते हैं एरो फंक्शन के बाद। दिस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दिस क्या करता है कि जिस भी एरो 5 का जो आप दिस होगा वो जिस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा होगा उस कॉन्टेक्स्ट का दिस उठा लेगा, ठीक है। जिस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, याद रखिएगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा हो। और ES5 का दिस जो होता है वो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको कॉल कर रहे हैं उसका दिस बाइंड कर लेगा, ठीक है। जिसके अंदर आपने लिखा है उसको, अगर उसमें दिस मौजूद है तो वो उसका दिस उठा लेगा। एंड में असाइनमेंट नहीं, इस पे सबसे आखिर में मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एरो फंक्शंस की। एरो फंक्शंस हैं क्या, ठीक है। कॉन्स्ट माय फंक्शन, ठीक है, माय फंक्शन। और ये मैंने एरो फंक्शन लिखने का तरीका, राउंड ब्रैकेट ओपन करें, क्लोज करें,
इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन, एंड यू आर गुड टू गो। ये आपका आ गया एरो फंक्शन, ठीक है, ये आपका आ गया एरो फंक्शन, और ये आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, क्या भाई, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, दिस इज एरो फंक्शन, ठीक है, ये एरो फंक्शन है आपके पास। और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो कुछ नहीं होगा, हम यहीं से चला लेते हैं माय फंक्शन, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया दिस इज एरो फंक्शन। लेकिन कॉन्टेक्स्ट मतलब जिस स्कोप में आप उसको कॉल कर रहे हो वो आपका कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है, जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वो अलग है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कॉल कर रहे हैं वो अलग है, दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है। अच्छा जी, कैसे पता पड़ेगा? पता पड़ेगा ऐसे कि आप जहां पे आप लिख रहे हैं वो देखें आप किस जगह पे वो कोड लिख रहे हैं, ठीक है, अपने इमीडिएट पेरेंट को देखें उस वक्त, आप उसका आपका इमीडिएट पेरेंट क्या है उस वक्त उस कोड का, और जब आप कॉल करें तो उस वक्त देखें उस वक्त इमीडिएट पेरेंट कौन है आपका, बस, ठीक है, ऐसे पता पड़ेगा आपको इस बारे में। तो ये एक एरो फंक्शन है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग दिस। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? उसकी मैं वजह आपको सिंपल सी बताता हूँ। उसकी वजह यह है, एरो फंक्शन दो तीन तरीके से चलता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिख दूं, ठीक है, माय वैल्यू, तो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग। क्या ये कंफ्यूजिंग है? जी असदुल्ला, मैंने दोनों फंक्शंस को लिखा था, एक ने जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था उसका दिस बाइंड कर लिया, और एक ने जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था उसका दिस बाइंड नहीं किया। कितना वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा? अब हो क्या रहा है यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन लिखा, ठीक है, और मैंने एरो बनाया। आपका स्पीकर चेक करना चाहिए प्लीज, मैं बहुत आवाज मैंने काफी तेज कर दी है। फिर उसके अलावा मैंने यहाँ से एक माई वैल्यू की स्ट्रिंग लिखी है, और यहाँ पे क्या समझते हैं, क्या ये वैल्यू मुझे रिटर्न होगी ऐसे या नहीं होगी? क्यों होगी, कोई बता सकता है? कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, माय फंक्शन, माय फंक्शन को मैं डायरेक्ट कॉल करेंगे, कंसोल लॉग में वैल्यू आएगी तो वो डायरेक्ट यहां से मिल जाएगी। तो ये मुझे मिल गई माय वैल्यू, ठीक है। तो ये है बेसिकली एरो फंक्शन का एक तरीका, ठीक है। एक और तरीके से फंक्शन बनाते हैं, कंट्रोल सी और वी, माय फंक्शन 1, ठीक है, 1 कर देते हैं, और इसके अंदर मुझे कोई काम भी करवाना है, ठीक है, जैसे लेट a इज इक्वल टू 10 प्लस 20, और मैं यहां से क्या कराऊंगा, रिटर्न a, ठीक है। और अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा माय फंक्शन 1 को, तो मेरे पास माय फंक्शन 1 से भी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 30, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कि यस वी यूज कर्ली ब्रेसेस। अगर आपने कोई काम ऐसा करवाया जो एक ही लाइन से आपका रिटर्न होगा, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए यहाँ आप कर्ली ब्रेसेस जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। आप उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा लाइन का आपका काम हो, ठीक है, आपकी जो है वो एक से ज्यादा लाइन की स्टेटमेंट्स हो, तो उस सूरत में आप यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, उसके अंदर जो भी काम करेंगे, और आखिर में आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रिटर्न करवाएंगे तो वहां से वो चीज आपके पास रिटर्न हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर है तक? तो यहां से वो चीज आपकी रिटर्न होगी, यहां से आपको डेटा मिल जाएगा। दो तरीके देख लिए, तीसरा तरीका दिखाता हूं। ठीक है, ये मेरे पास है एक वैल्यू जिसमें हम लेंगे num1 नम, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग नम, ठीक है। ये है तीसरा तरीका एरो फंक्शन को यूज करने का। इसमें क्या है, माय फंक्शन 3 के अंदर मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है, जैसे हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करते थे ना, बिल्कुल
उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने पैरामीटर पास किया है, लेकिन अगर मेरा सिर्फ एक पैरामीटर है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, अगर मेरा एक पैरामीटर है सिर्फ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, console.log फंक्शन 3 को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे फंक्शन 3, और इस समय मैं वैल्यू पास करता हूँ 5। ठीक है, अब इसको हम जाते हैं कोड पे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरे पास आ गया 5। ठीक है, और यहां से क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न भी नहीं करवाना तो मैंने इसी लाइन में console.log लिख दिया। ठीक है, अब कंट्रोल सी और वी, सॉरी कंट्रोल सी और वी और इंटर कर देता हूँ कि स्पेस दे रहा हूँ ताकि समझना आसानी हो, माय फंक्शन 4 कर देता हूँ। ठीक है, और यही वाला काम अगर आपने, ठीक है, आप क्या करना है भाई, आपने कुछ कैलकुलेशन भी करानी है, कॉन्स्ट वैल्यू। ठीक है, आपने क्या करना है, नम मल्टीप्लाई बाय 10, नम की जो भी वैल्यू आए 10 से मल्टीप्लाई हो जाए वो, और फिर आपने रिटर्न करवा देनी है यहां से रिटर्न वैल्यू, यहां से आप रिटर्न करवाएंगे वैल्यू। ठीक है, यहां से वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप माय फंक्शन अगर मैं 4 को कॉल करूं तो अब यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ पे 10 इंटू 10 100। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कंसोल लॉग में, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 100। क्लियर हो गया, ये चौथा तरीका हो गया। अब आखिरी तरीका देख लेते हैं, कॉन्स्ट के अंदर आएंगे, अब आखिरी तरीका देखेंगे माय फंक्शन। ठीक है, माय फंक्शन को मैंने दिया और यहां से मैं आया, और अब मुझे एक से ज्यादा पैरामीटर्स इसके अंदर पास करने हैं। ठीक है, num1 और num1 और num2। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे दोबारा पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और ये देखें, num1 प्लस num2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस लाइन में, बहुत देखें कितना शॉर्ट हैंड हो गया है, कितना इजी हो गया है कि यहाँ पे मैंने num1 num2 पैरामीटर्स ले रहा हूँ, और यहीं पे इसी लाइन से इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, किसको पता है ये बता दें पहले, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है। आप में से कौन नहीं जानता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या फर्क है, बताएं प्लीज, मुझे जल्दी से फीडबैक दें अपना। मुझे सबका फीडबैक चाहिए, नहीं टाइप कास्टिंग से टॉपिक नहीं है फाखरा। इम्प्लिसिटली का मतलब ये होता है ठीक है, कि मैं आपसे कहूं कि रियल लाइफ एग्जांपल कोई सोचते हैं। चलें, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं लाहौर में, लाहौर से इस वक्त, और ठीक है, और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सियालकोट से हैं। सही है, सियालकोट से सिर्फ एक है, लाहौर से काफी सारे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपने लाहौर से सियालकोट जाना है तो आप खुद चले आएंगे आराम से, जबरदस्त, 2 सियालकोट से। और अगर मैं कहूं कि भाई के सियालकोट से लाहौर आना है लेकिन पहले जो है वो पहले फैसलाबाद जाना है, फिर उसके, मुझे जगहों के नाम नहीं पता, हम सॉरी अगर मैं गलत बता दूं, मैं कराची से हूँ, कि पहले फैसलाबाद जाना है, फिर पिंडी भट्टिया जाना है, फिर इस्लामाबाद जाना है, फिर लाहौर जाना है। बर्दाश्त कर ले, मुझे नहीं पता सारी चीजों के, शहरों के नाम सही से, शहरों के नाम तो पता है लेकिन रूट्स नहीं पता मुझे। तो उसके लिए क्या हुआ कि मैंने आपको एक्सप्लिसिटली एक ही चीज डिफाइन कर दी। कैसे कर दी भाई, आप घर से सुबह 5 बजे निकलेंगे, ठीक है, गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी से बैठने के बाद स्टैंड पे आएंगे, डाइवो के बस स्टैंड पे आएंगे आप। अच्छा, मैं लाहौर में एक चीज और नोटिस की थी, बहुत सारे लोग डाइवो कहते हैं, बहुत सारे लोग डेवो कहते हैं, तो मैं डाइवो कहता हूँ, तो प्लीज बियर विद मी। तो डाइवो से हम लोग जाएंगे और डाइवो से बस स्टैंड पे बैठेंगे, या फैसल मूवर्स भी बहुत अच्छी चलती है। तो ये मैं आपको बताने तरीका बता रहा हूँ कि हम एक एक स्टेप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे इस पर रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया, और ये इम्प्लिसिट मींस समथिंग हिडन, बिल्कुल, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये इम्प्लिसिटली हम रिटर्न करवा रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे हम बता नहीं रहे जावास्क्रिप्ट को, लेकिन जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स हमारे लिए काम कर देगी
कि इसी लाइन से दोनों को प्लस करके रिटर्न भी कर दे, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं है, तो इस वजह से एक ही लाइन से हमें रिटर्न कर देगा डेटा। अगर मैं आ जाऊं माय फंक्शन, अच्छा माय फंक्शन 4 होगा ये, आई थिंक 5 होगा, सॉरी माय फंक्शन 5 होगा, माय फंक्शन 5 होगा। और अगर मैं console.log पे आ जाऊं, माय फंक्शन 5, ठीक है, अगर मैं इसको कॉल करूं तो वो क्या कह रहा है भाई, अब num1 और num2 की वैल्यूज हैं, तो मैं देता हूं 1 और (2), ठीक है, तो ये num1 num2 की वैल्यूज में दे रहा हूं 1 और 2, तो ये मेरे पास प्लस होकर 3 रिटर्न हो जाएगा यहीं पर ही कंसोल लॉग के अंदर ही, ठीक है, गुड है। तो यही वाला काम अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आपने मजीद और काम भी करवाना है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, जैसे कि भाई आप चाह रहे हैं कि भाई एक और वैल्यू आपके पास मौजूद है 10 की, और वो 10 भी आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, कौन सम, ठीक है, सम के अंदर आप करना है 10 प्लस num1 प्लस num2, ठीक है, और यहां से आपने रिटर्न करवाया सम, तो ये मेरे पास 5 है, ठीक है, ये मेरे पास 5 ही है, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट अगर इस टाइप से कास्टिंग करें तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो जो खुद टाइप सेट हो जाए, एक्सप्लिसिट में हम खुद टाइप को एक टाइप से दूसरी टाइप में करते हैं, इट्स द लिटिल इररिलेवेंट, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस आप टाइप कास्टिंग की बात कर रही है जावास्क्रिप्ट में, उसको टाइप कोएर्शन कहते हैं, ठीक है, ये कहलाती है टाइप कोएर्शन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, टाइप कोएर्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये बिल्कुल टाइप कोएर्शन कहलाती है ये, ठीक है। तो वो उस सूरत में भी आपको इम्प्लिसिटली जो है वो आपको काम करेगा, आप नंबर और एरे को प्लस करते हैं आपस में, सॉरी नंबर और स्ट्रिंग को प्लस करते हैं आपस में, आपके सामने था वो प्लस करके आपको क्या करता था, वो रिटर्न कर देता था वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं टाइप कोएर्शन, लेकिन हम इस वक्त जो एक्सप्लिसिटली इस वक्त जो हम फोकस कर रहे हैं वो हम फोकस कर रहे हैं एरो फंक्शंस के ऊपर, और हम रिटर्न करवा रहे हैं इम्प्लिसिटली एक वैल्यू वहां से। तो अब जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं हम एक्सप्लिसिटली रिटर्न करवा रहे हैं, मतलब हम रिटर्न कीवर्ड इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने काम किया था मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, सम वैल्यूज, ठीक है, ए बी, और ये मेरे पास वैल्यू है, और मैंने यहाँ से a प्लस बी कर दिया डायरेक्ट, ठीक है, इम्प्लिसिटली रिटर्न हो रहा है यहाँ से, इज इट करेक्ट? बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर आप एक से ज्यादा लाइन का काम कर रहे हैं और आपने अपने फंक्शन से कुछ डेटा रिटर्न भी करवाना है, तो इसके लिए आपको रिटर्न कीवर्ड लास्ट में लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। तो ये आपने एरो फंक्शंस के 3 4 5 तरीके जो है वो आपने देख लिए सारे, अब मैं इन सबको रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। और सर जो जेस करते वो इम्प्लिसिट है, जो बेसिकली ये समझ लें कि आपको सब डिटेल में जाके बताना नहीं पड़ रहा, वो इम्प्लिसिटली हो रहा है, ठीक है। और आप डिटेल में जाके एक ही चीज बता रहे हैं, वो एक्सप्लिसिटली आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, लाजमी पढ़ लिएगा, आधा घंटा लगेगा, आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डिक्लेरेटिव वर्सेस इंपेरेटिव, ठीक है, डिक्लेरेटिव वर्सेस इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, एक्सप्लिसिट वर्सेस ठीक है, यस डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स आपके लिए खुद कर रहा है। डिक्लेरेटिव वर्सेस इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, और आपके पास एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, ठीक है, ये 3 चीजें आप लोग पढ़ लिएगा आराम से। डेफिनेटली इम्प्लिसिटली रिटर्न कर रहा होता है आपका डेटा, ठीक है। अब एरो फंक्शन के ऊपर आए थे दोबारा, मैं उसी पे आने वाला था, माय एरे, माय, अभी तो आधा घंटा बाकी है, मैं आपको आप आज रिएक्ट पढ़ा के ही छोड़ दूंगा, 1 2 ट्रू फॉल्स एंड ऑसम,
ठीक है, ये हमारे पास 4-5 वैल्यूज हैं और अब हम मैप चलाते हैं, मैप चलाएंगे हम, ठीक है, माई एरे डॉट मैप, ठीक है, और उसके अंदर हम जा देंगे, क्या आता है भाई, पहले वैल्यू आती है स्ट्रिंग या इंडेक्स आता है? वैल्यू आती है या इंडेक्स आता है? चले आप लोग ही मानते हैं, ठीक है, वैल्यू और IDX इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरो फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, एरो फंक्शन console.log, ठीक है, वैल्यू, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। अब चलाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है और यहाँ पे दूसरे पे हमारे पास इंडेक्स है। अगर हम इसको सिर्फ इंडेक्स इसके साथ हम लिखते हैं IDX इंडेक्स, अब हमारे पास इंडेक्स जाना शुरू हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं सिर्फ वैल्यू एक्सेस करें और इंडेक्स एक्सेस ना करें तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप सिर्फ वैल्यू का आर्गुमेंट पास करें और यू आर गुड टू गो, ठीक है, सिर्फ वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हम जहां जहां इस्तेमाल करेंगे एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, क्यों इस्तेमाल करेंगे उसकी वजह भी पता है आपको कि हम दिस जो है वो बाइंड ना करें, इस वजह से हम एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Is there any difference between anonymous function and arrow function besides the use of this keyword? नहीं भाई, एक ही बात है anonymous और arrow function, लेकिन बस ये है कि अगर आप सिंपल 5, अच्छा एरो फंक्शन है ना, बाय डिफॉल्ट वो भी एनोनिमस ही है, और आपको जो ES5 का फंक्शन है बगैर नाम के लिख रहे हैं वो भी एनोनिमस ही है, लेकिन दोनों में दिस का फर्क है, ठीक है। हम अपनी मर्जी की वैल्यूज रिटर्न लें, तो अगर आपको अपनी मर्जी की वैल्यूज चाहिए तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ करके, ठीक है। जैसे मैं एरे के अंदर सारी सी वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी आसानी हो जाएगी। 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ से करता हूँ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5, जितनी भी वैल्यू है ना 5 से मल्टीप्लाई बाय हो फिर वो रिटर्न हो जाए, ठीक है। और ये देखिएगा console log नहीं, सॉरी, मैं इसको एक काम करता हूँ कि एक वेरिएबल में रखवा देता हूँ, फाइनल वैल्यूज, ये मैंने फाइनल वैल्यूज में रखवाया मैप चला के। मतलब ऑब्जेक्ट में एरो फंक्शन यूज नहीं करना और आसानी के लिए यूजुअल फंक्शन एरो फंक्शन यूज करना है, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। फाखरा क्या 4 होगा और console.log फाइनल वैल्यूज, ठीक है। इन एरिया 4 इज मिसिंग, अच्छा ठीक है, तो 5 रहना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, मुझे फाखरा और फाखरा असलम दो अलग अलग फाखरा है, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, तो अभी बात करते हैं कि अच्छा जी, तो ये कैसे हुआ? ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि हम मैप लिखा, अब उसके अंदर हम एरो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। एरो फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू दे रहे हैं, चाहे तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, एक वैल्यू। और हम क्या कर रहे हैं कि यहीं से रिटर्न करवा रहे हैं वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5, जितनी भी एरे में वैल्यूज होंगी 5 से मल्टीप्लाई होंगी और रिटर्न हो जाएंगी। इधर हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप जो चाहे इस लाइन पे आप जितना दिल चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनल वैल्यूज में हमारे पास आउटपुट क्या आती है। देखा आपने, मैप जो है वो बाय डिफॉल्ट जो आपको रिटर्न करता है ना, वो आइटरेशन करने के बाद एक एरे रिटर्न करता है आपको, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, ये देखिएगा 5 10 15 28 25। तो ये जो आपको रिटर्न करता है ना, यह मैप आपको एक एरे रिटर्न करता है। और अगर आप नहीं चाह रहे कोई एरे रिटर्न करवाना, मतलब यानी कि आप एरे स्टोर नहीं करना चाह रहे,
तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल लॉग से वो काम करवा सकते हैं, प्रिंट करवा के वो काम आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों तरीके से इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे यहां तक मैंने आपको एरो फंक्शन, सर क्या सिलेक्टेड वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं? सिलेक्टेड वैल्यूज किस तरीके से? हाँ, कंडीशन लगा लें। आप नीचे जाएं तो इसके अंदर जाके इफ की कंडीशन लगा सकते हैं आप यहाँ पे आके। ठीक है, ये आप यहाँ से बॉडी ओपन कर लें और यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा लें। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जिंदगी यहाँ पे थोड़ी और आसान करने वाला हूँ। ओनली 2 वैल्यूज ऑफ माई चॉइस बिल्कुल करवा सकते हैं, उसके लिए आपको लॉजिक लिखनी पड़ेगी। आप लॉजिक लिखेंगे और आपकी मर्जी की 2 वैल्यूज हैं वो आप रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी मर्जी की सिर्फ 2 वैल्यूज रिटर्न करवानी है तो फिर आप इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। इसका फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाती है कि आप मैप क्यों यूज करना चाह रहे हैं, आप बेवजह की कंप्यूटिंग करेंगे इतनी सारी। ठीक है, अभी मैं जूम की वीडियो को स्पेस दबाकर पॉज कर रहा था। असद मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा ख्याल किया करें, इस तरह से बात नहीं किया करें। ठीक है, सॉरी असद, ये मैसेज आपके लिए नहीं था, किसी और के लिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो असद सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये मैसेज आपके लिए नहीं था, ये किसी और की तरफ से मेरे पास मैसेज आया था। ठीक है, अच्छा अच्छा जी। तो अब हमारे पास एक और काम है। अब वो काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप में से कितने लोगों ने एरे का फिल्टर फंक्शन पढ़ा है? मुझे सबका फीडबैक चाहिए, आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे मुझे। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी गोना लर्न इट हियर राइट नाउ। और ये मेरे पास गौर से देखिएगा, जो मैं एरे बना रहा हूँ बना क्या रहा हूँ। 1 2 3 0 फॉल्स नहीं 4 फॉल्स ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, 5 अनडिफाइंड और 6 और नल। आप मुझे बताएं कि इसमें से ऐसी कितनी वैल्यूज हैं फॉल्स कंसीडर की जा सकती हैं? मुझे बताएं कौन कौन से इंडेक्स पे। अच्छा मुझे बताएं, क्या 1 इस वक्त ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। ठीक है, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? ये ट्रू कंसिडर किया गया, फॉल्स? ठीक है, ये फॉल्स है या ट्रू है? 5 अनडिफाइंड 6 और नल। चले, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है कि आपने इस एरे में से सिर्फ ट्रू वैल्यूज रिटर्न करनी है। तो कैसे रिटर्न करेंगे? मुझे एक नई एरे चाहिए जो सिर्फ ट्रू वैल्यूज हो, फॉल्स ना हो। नूर मोहम्मद, जबरदस्त। बाकी और बताएं। इफ आप पूरी एरे को तो ट्रू नहीं कर सकते ना, इट्स नॉट अ गुड लॉजिक। अहमद, नए तरीका बताएं, नए तरीके से कैसे करेंगे, जल्दी से बताएं। फिल्टर, शुमाइला फिल्टर पढ़ा हुआ आपने? सादात फिल्टर पढ़ा हुआ आपने? तो कैसे रिटर्न करेंगे जरा लिखवाएं मुझे। सादात, शुमाइला और नूर मोहम्मद मुझे लिखवाएं।
ट्रू वैल्यू, ठीक है, लिखवाए माई एरे डॉट, जल्दी से लिखवाए, घबराए नहीं, लिखवाए आराम से, आई नो यू गाइस कैन डू इट इजीली। फिल्टर को कॉल किया, ठीक है, और फिर अच्छा जी वैल्यू, और फिर जी आगे का बताएं जल्दी से। अच्छा देखें, हम 1 को तो ठीक है, या हम क्या करते हैं वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। फिल्टर का बेसिकली काम ये होता है कि जो ट्रू वैल्यूज होती है वही रिटर्न करता है खाली, ठीक है। अच्छा अब चला के देखते हैं कि हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा। कंसोल डॉट लॉग ट्रू वैल्यूज, मैप क्या करता है, इटरेशन करता है सारे पे, ये भी सबका इटरेशन करेगा, लेकिन जो ट्रू जो यहाँ से रिटर्न जो यहाँ पे मैच हो जाएगा ना ट्रू, ये वो वाली वैल्यूज रिटर्न करेगा खाली, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, थैंक यू। रिफ्रेश करते हैं, ये तो सिर्फ ट्रू रिटर्न हो गया, ठीक है। चले जी, ये ला डबल इक्वल्स टू, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू क्या टाइप भी चेक कर रहा होगा, ठीक है। आप लोग ये को दफा मान लेते हैं, चले जी। अब क्या हुआ, अच्छा नॉट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। चलो ये तो अनडिफाइंड भी आ गया, वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब ये सिर्फ ना नंबर रिटर्न, जिस भाई ने मुझे लॉजिक बताई ना, ये सिर्फ नंबर रिटर्न करेगा, ये ले ठीक है। अच्छा ट्रू और फॉल्स पता है ना क्या होता है, ट्रू क्यों रिटर्न हुआ है कि जीरो, जीरो जो होता है वो ठीक है, जीरो फॉल्स कंसीडर किया जाता है और 1 ट्रू कंसीडर किया जाता है। 0 and 1 प्रोग्रामिंग तो पता होगा ना। अच्छा जी ये भी काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें, अगर सिर्फ वैल्यू कर दूं तो क्या ये चलेगा, चलो चलो चल गया भाई, और क्या जान लोगे आप लोग, चल गया भाई चल गया। ये देखें, इसने 1 ली, 2 ली, 3 ली, 4 ली, फिर ब्लैंक स्ट्रिंग को शिफ्ट किया, 5 ली और 6 ली, और बस आखिर में एंड। और क्या लिया भाई आखिर में, हाँ बस खत्म, चल गया, ठीक है। और अगर अब आपने फॉल्स वैल्यूज रिटर्न करवानी है ऐसे सारी, तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दें तो रिवर्स हो जाएगा, जो फॉल्स होगी वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। रिवर्स करता है नॉट ऑपरेटर पे, ये लें जी, हो गई जिंदगी के साथ। इतनी मुश्किल प्रोग्रामिंग कौन करता है भाई। Yes, definitely. By default, the filter will filter out the true values if you return implicitly. सीखें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को साथ साथ करवा रहा हूँ, ये ऐसी हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो उस वक्त आप लोग फिर मुझे दुआएं देंगे कि सर अच्छा वो सब पढ़ा दिया था। मैं बिल्कुल समझाता हूँ, अतिया क्या काम कर रहा है। जैसे हमने मैप यूज किया ना, मैप भी आपको क्या करता है कि एरर रिटर्न करता है, ठीक है। इसी तरीके से फिल्टर भी, ठीक है। अब हम अभी भी हम क्या काम कर रहे हैं, इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट पढ़ लेना भाई एक दफा फिर से,
मैं अभी से दे रही हूँ, ये सब यूज करने सर आमिर यूज करते थे और समझ नहीं आती थी, है क्या? जज़ाकल्लाह आप सब लोगों का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम तहे दिल से मशकूर हैं तमाम लोगों के। ठीक है, और रिड्यूस अभी नहीं करेंगे हम, शुमाइला रिड्यूस नहीं देख रहे हम। ठीक है, बस दुआओं में याद रखिएगा। मैं सोच रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल भी बना लूँ, है ना। भाई मुझे यही काम करने थे, बढ़ाऊंगा 2022 में इंशाल्लाह ताला, हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल आ जाए, ब्लॉगिंग और प्रोग्रामिंग के दोनों अलग अलग। ठीक है, और इंशाल्लाह जब भी बनाऊंगा अच्छा अच्छा सुपर फाइन कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, वीडियोस पोर्टल पे आ जाएंगे। 2 पार्टिसिपेंट्स हैं एड्रेस के, अब्दुल्ला को अनम्यूट कर देते हैं और मोहम्मद इस्माइल को लोअर हैंड कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया है, ट्रू वैल्यूज में रिटर्न। सर काइंडली एक्सप्लिसिटली फिल्टर को डिटेल में समझा दीजिए। आप एक्सप्लिसिटली आपका काम करवाना है, यहीं से आप खुलवा के रिटर्न करवा दें आप यहाँ से वैल्यू को। ठीक है, इट इज इजी। सर मैप पे फिल्टर एरर फंक्शंस है जी, मैप पे फिल्टर एरर फंक्शंस है, और फिल्टर ये काम करता है, यहाँ से वैल्यू रखवाता हूँ दोबारा। ठीक है, एक मिनट समझाता हूँ अभी। फिल्टर ही काम करता है कि फिल्टर भी एडिशन करता है, लेकिन फिल्टर को जो यहाँ पे कंप्यूटेशन करने के बाद इस जगह पे जो आप वैल्यू यहाँ से ट्रू रिटर्न करवाएंगे ना, वो सिर्फ ट्रू वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये दोनों में एरिंग करते हैं। देखें, पाइपिंग पाइपिंग पता है किसी को, 1789। ठीक है, मजेदार है काम, थोड़ा सा मुश्किल। माई एरे डॉट मैप, ठीक है, वैल्यू वैल मल्ट, अच्छा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10, हाउ मेनी पैरामीटर कैन बी पास। जितने दिन, अगर आपका फंक्शन 3 पैरामीटर्स लेता है तो इट्स गुड टू गो। अगर आपका फंक्शन 3 से ज्यादा पैरामीटर्स लेता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वैल्यू फिर आप ऑब्जेक्ट में भेज दें, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर के अंदर ऑब्जेक्ट रखें वो भेज दें, दैट्स इट, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। सब जितने सकते हैं। ठीक है, वैल्यू वैल्यू कि जितने भी हमारे पास एरे में वैल्यूज है ना 5 से मल्टीप्लाई